हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म एंड अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो जो जो भी बंदा इस चैनल पर नया है तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। नहीं तो क्या है कि मैं शायद पिछला ही वीडियो मैंने नोट किया था कि जिसमें देखा गया एक्चुअल में हमको पता पड़ता है कि आप कौन बंदा कितना वीडियो देख रहा है। तो जब मैंने उसको नोट किया तब देखा कि मैंने मतलब लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं। तो यार मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ फिर? आप लोग वीडियो नहीं देख रहे तो मेहनत मैं क्यों करूँ? तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और कम से कम शेयर तो कर दें। उसको कर दें या फिर नहीं करो शेयर कोई बात नहीं, लेकिन उसको कर दो जो पढ़ रहा हो इस रिलेटेड फिजिक्स में, ठीक है? किसी के काम आ जाए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको, अगर शेयर वेयर कर दिया हो, आ जाओ क्लास में। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले निकाल दो, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। आज का लेक्चर अपना सबसे छोटा लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब अपन बात करेंगे, अपन ने जैसे पिछले लेक्चर पढ़ा था, अपने हीट एंड टेम्परेचर का चालू किया था, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर के अंदर अपने जितनी भी रिलेवेंट्स चीज़ें थी कि भाई उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इवन क्वेश्चन भी लेके चला मैं। और मैंने कुछ ज़्यादा बहुत ही बाकी ट्यूटर जैसे मतलब कुछ बहुत लंबा चौड़ा खींच तांच के नहीं बताया, मैंने वही और वही चीज़ें बताई हैं जो एग्ज़ाम में आती है। और जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन कराता हूँ आप कहीं से भी देख लेना, उसको डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। वो सही क्वेश्चन उठा के लाता हूँ मैं, ठीक है ना? ये एक टाइप एग्जाम्पल है। जब मैं आपको जब पूरे जब क्वेश्चंस करूँगा ना लास्ट में, तब आप देखिएगा कि वो उसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है? तो अब अपन ने जब टेम्परेचर पूरा पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था कि भाई जो एयरफोर्स वाले हैं या फिर कुछ रेलवेज़ के भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने देखा था तो मैंने सोचा चलो ये भी टॉपिक थोड़ा हल्का सा और बता दिया जाए आपको, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि किसी का एक भी क्वेश्चन गलत हो मेरे फिजिक्स पढ़ाने से, ठीक है ना? या फिर किसी को समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या आया था। अब मैंने बता दिया और वो नहीं पढ़ रहा, अगला मेहनत नहीं कर रहा, तो उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना? तो अब अपन ने भाई पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले कि भाई हीट के बारे में पढ़ा था कि भाई हीट की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल होती है, सीजीएस में कैलोरी होती है, और एक जूल इक्वल्स टू क्या 4.2 नहीं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होती है, ठीक है? और क्या बताया था उसके भाई? आपको बताया था कि हीट कहाँ से होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आती है, ठीक है? और क्या बताया था आपको? जैसे यूनिट और अदर यूनिट्स ऑफ हीट बताई थी, जैसे कैलोरीज होती है और सी एच यू और बी टी यू, ये सारी आपको यूनिट्स बताई थी, ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे हीट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है ना? तो तो भैया आज मैं आपको लिख के पढ़ाने वाला हूँ, देखो। मजाक है। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा काम बैठा नहीं तो मैं सोचा लिख के बता देता हूँ। तो देखो, हीट जो है, ऊष्मा, हीट जो है वो दो टाइप की होती है, ठीक है? एक तो होती है जो सेंसिबल हीट होती है, सेंसिबल हीट, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट, ठीक है? एक सेंसिबल हीट और दूसरी कोई लेटेंट हीट। अच्छा, सेंसिबल हीट क्या हो सकती है? जिसको आप ढंग से सेंस कर सकते हो, यानी जो आपको सेंस कर सकते हो आप उसमें से, और उसमें से मतलब किसी मास के अंदर टेम्परेचर चेंज होने का आपको पता पड़ सकता है, वो सेंसिबल हीट होती है, ठीक है ना? जिसको आप सेंस कर सकते हो। अच्छा, फिर लेटेंट क्या होता है? तो लेटेंट को हिंदी में बोलते हैं आप गुप्त। हिंदी सही लिखी ना मैंने? हम्म। लेटेंट हीट में बोलते हैं आप जिसको बोलते हैं गुप्त, गुप्त, गुप्त ऊष्मा, ठीक है? माने भाई सेंसिबल हीट का मतलब क्या होगा? भाई हीट तो वो दो तरह की हो सकती है, एक तो जिसको आप सेंस कर सको, या फिर मतलब भाई सेंस कर सको तभी बता सकते हो हीट है, और एक हीट जो होती है भाई जिसको आप सेंस नहीं कर सकते, मतलब देख सकते हो, तो वो होगी लेटेंट, ठीक है? तो अच्छा, तो ये दो तरह की मैंने आपको हीट बता दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको एक सिंगल डायग्राम बताऊंगा, और सिंगल डायग्राम में आपको लेटेंट और सेंसिबल हीट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है? तो इस कंटेनर के अंदर क्या है? ये बर्फ़ के सी टुकड़े पड़े हैं कुछ, ओके, समझ गए? फिर मैंने इस भट्टे को हीट देनी चालू की, ठीक है ना? हीट दी मैंने, ये हीट दी।
अभी इस बर्फ़ का या फिर जो भी इसके अंदर मटेरियल पड़ा है उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मैंने इसको -10 डिग्री टेम्परेचर इस आइस का है और मैंने इसको हीट देनी चालू की। तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, यही बीकर, ठीक है ना। अब ऐसे समझिएगा, देखो जैसे समझिएगा, जैसे ये बीकर है, ठीक है ना, ये बीकर है। इसी बीकर को कुछ टाइम बाद यहाँ पर लेके आ गया मैं, बस बीकर वही है, इसमें मटेरियल भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या -10 डिग्री सेल्सियस था इसका, ठीक है। जब मैंने इसको हीट देना चालू किया तो वही बर्फ़ बर्फ़ तो वही है, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर चेंज होके क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। समझ रहे हैं, ये हीट दी मैंने इसको और तो इसका टेम्परेचर चेंज होकर क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो भैया कि ऐसा क्या हो गया कि भैया बर्फ़ तो बर्फ़ ही रही और 0 डिग्री सेल्सियस और हो गया, मतलब टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो गया। तो क्या हुआ, तो अब देखो टेम्परेचर तो चेंज हो गया, लेकिन जो इसकी जो ये मैटर जो है, मतलब जो पदार्थ बोलते हैं, वो सेम है, अभी भी बर्फ़ का बर्फ़ ही है, हीट देने के बाद भी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन सेंसेबल हीट, मतलब इसकी स्टेट यानी अवस्था में तो कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन स्टेट। भाई अब मेरी बात सुनो, आपको बुखार होता है तो आप कैसे देखते हो कि आपका टेम्परेचर ही चेंज हो गया, ठीक है ना। कभी आपको देखो क्या क्या कभी इतना बुखार आया कि आप लोग पिघल गए, नहीं हुआ ना ऐसा कभी। तो वही ऐसी चीज़ होती है। तो जो चीज़ सेंसिबल है, जिसको आप सेंस कर सको कि हाँ भाई टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज़ टेम्परेचर में वेरिएशन डाल दे, ठीक है ना, यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो उस हीट को आप बोलते हैं सेंसिबल हीट, ठीक है ना। समझ गए, क्या वो पहले -10 डिग्री सेल्सियस था, मैंने इसको गर्म देना, नीचे से हीट देनी चालू की, और उस हीट ने क्या किया, इस बर्फ़ का टेम्परेचर चेंज कर दिया, बस बर्फ़ बर्फ़ ही है। मतलब अब इसको याद करना आसान हुआ। आप इसको क्या याद करोगे, मैं आपको तरीका लास्ट में बताऊंगा कि भाई आपको समझना कैसे है। पहले आप चीज़ें समझिए, कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। कि मतलब क्या हो गया भाई, सेंसेबल हीट क्या हो गई कि भाई जिसके अंदर दो चीज़ें होती है, जिसके अंदर एक तो स्टेट के अंदर यानी अवस्था में कोई चेंज नहीं आए, और दूसरी क्या हो गई, जो इसकी टेम्परेचर में चेंज लिया है, ठीक है। समझ में आ गई पहली बात। अब मैं ना इसी डायग्राम को कंटिन्यू करूँगा वापस मिटा के, ठीक है। आपने अगर बना लिया हो तो मैं आगे चेंज करता हूँ, कर दूँ। अब देखो ये वही बर्फ़ है, ठीक है। अब देखो ये बर्फ़ था, इसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है। अब मैंने इसको फिर से हीट देना चालू किया, तो अब ये हीट चेंज होके, मतलब ये जो बर्फ़ था अब 0 डिग्री से ऊपर जाती है, तो आप जानते हो भाई 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर जाती है लगभग 4 डिग्री बाद में, 4 डिग्री या 4 डिग्री के बाद में ये पानी बन जाता है। पानी तो भले ही अब 1 डिग्री पे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गाढ़ा पानी होगा बस थोड़ा। अब इसका टेम्परेचर मान लो चेंज होके आ गया। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो, टेम्परेचर में अभी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो पानी बन गया भाई, पहले 0 डिग्री का बर्फ़ था, ठीक है। अब इसको चेंज दी तो मतलब ये मान लो कि 0 पॉइंट या फिर 0 डिग्री ही मानो अभी तक, ठीक है। पॉइंट पॉइंट का लगभग अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही है, लेकिन अब इसकी अवस्था क्या हो गई, ये पानी बन गया। अभी आइस था और ये पानी बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी अवस्था जिसमें टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आए, लेकिन इसके जो मैटर यानी जो पदार्थ है, उस पदार्थ में चेंज आ जाए, तो उस चीज़ को आप कहते हैं लेटेंट हीट। समझ रहे हो कि मतलब गुप्त ऊष्मा, कि ऐसी ऊष्मा कि मतलब जो किसी का पदार्थ चेंज कर दे लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आने दे, तो उसको अपन कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। समझ में आई डेफिनेशन। लेटेंट हीट क्या हो गई कि भाई ऐसी दो चीज़ें होती है इसमें, कि देखो कि पहले तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट, अवस्था में चेंज आ जाए, लेकिन नो चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल भाषा में कहो तो ये होती है, ठीक है ना। अब एक्चुअल अब आपसे पूछो कि लेटेंट और अब एक स्पेसिफिक हीट चलाओगे,
तो मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिक हीट होगी वो भी बताऊँगा आपको विद कंसेप्ट, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आया हो तो मेरी बात आगे चलें। तो अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब जैसा अब इसी कंसेप्ट को आगे और लेके चलो, अगर आपको और समझ नहीं आया तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई पहले क्या होता था, अब रुको मिटा रहा हूँ इसको मैं, लिख लिया हो तो। पहले क्या होता था कि भाई ये सेंसिबल हीट थी और ये लेटेंट थी। तो क्या होता था सेंसिबल में, तो ये होता था कि भैया जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो चेंज होता था, स्टेट नो चेंज, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें क्या होता था कि इसमें जो लेटेंट में क्या होता था, टेम्परेचर नो चेंज। इसकी टेम्परेचर में तो चेंज नहीं होती थी लेकिन अवस्था चेंज हो जाती थी भाई। पानी से या फिर बर्फ़ से, पानी सॉलिड से लिक्विड हो जाती थी, आगे लिक्विड से गैस भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप कहते हैं हिडन एनर्जी भी कहते हैं इसमें, ठीक है ना। ये चेंज इन इट्स स्टेट, बस ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डेफिनेशन, कैसे भी डेफिनेशन एनसीईआरटी तक की उठा लेना, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलें आगे। सेंसिबल हीट अभी समझ में आ गई तो चलो मैं आपको एक बार और थोड़ा सा और बता देता हूँ, समझ में आ जाए क्या पता। तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझ लेना अच्छे से। देखो, अब ये पानी था, ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैंने इसको हीट देनी चालू की, ठीक है। तो अब ये पानी क्या हो गया, ये पानी इतना गर्म हो गया कि लगभग 99.9 99.9 डिग्री पे आ गया। 100 डिग्री बॉइलिंग पे होता है लेकिन 99.9 डिग्री पे आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, मैटर तो चेंज नहीं हुआ ना भाई। ऐसा कौन सा होता है जिसमें मैटर में चेंज नहीं होता लेकिन टेम्परेचर चेंज आ जाता है, तो उसको आप कहते हैं सेंसिबल हीट, ठीक है ना। ये कितना 0 डिग्री सेल्सियस था और ये हो गया 99.9, ठीक है ना। देखो मैटर में सेंसिबल हीट हो गई है, ठीक है ना। मैटर तो वही पानी ही है, वाटर है दोनों, लेकिन ये हो गया टेम्परेचर चेंज। अब ये देखो, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर है, ठीक है। लेकिन अब इसको मैंने और हीट दी तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे। अब क्या हो गया, इसकी अवस्था चेंज हो गई लेकिन टेम्परेचर सेम रहा, तो उसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है ना। आप तो मैंने वन डायग्राम में सब समझा दिया आपको, ठीक है ना। अब इसे इससे बेटर तो अब मैं क्या ही समझाऊँ आपको, अभी बता दो। तो अब मैं ये एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो ठीक है। कि भाई अब ये बोलोगे भाई ऐसा क्या हो गया कि भैया इसमें भाई टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं लेकिन ये क्या हो गया, अवस्था कैसे चेंज हो गई। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ये हीट अपन दे रहे हैं ना नीचे से, ये हीट जाती है इसकी अवस्था चेंज करने में। देखो हमेशा कोई भी सिस्टम होता है फिजिक्स के अंदर एक ही चीज़ कर जाती है कि जो भी एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो आप कहोगे ना भाई इसको 100 डिग्री या 100 डिग्री टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं लेकिन हीट, मतलब ऐसे कैसे, अवस्था ऐसे कैसे चेंज हो गई। तो वो अवस्था या फिर जो मैंने एनर्जी दी, यानी जो मैंने हीट दी उसको, वो उसके स्टेट ऑफ मैटर यानी अवस्था चेंज करने के अंदर उसकी एनर्जी चली गई, ठीक है ना। तो उस हीट को अपन कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से बताया मैंने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता ही देता हूँ आपको। चलो आपको सबसे पहले बता दूँ, इस सेंसिबल हीट होता है ना, उसका एक फार्मूला होता है। आपने मतलब बहुत फेमस फार्मूला, Q=S/S/डेल्टा T, ठीक है। अब इसमें Q तो हो गई हीट, M हो गया मास, कोई भी मास ऑफ मटेरियल लेते हैं, जैसे बर्फ़ का हो गया, पानी का हो गया, किसी का भी मास हो गया, इसको कहते हैं आप स्पेसिफिक हीट। और एक्चुअल में इसका हिंदी में मुझे एक्चुअल ढंग से कोई मतलब मीनिंग मिला नहीं, तो मैं इसको अब कैसे बताऊँ आपको। इसको तो मैं कह सकता हूँ आपको ऊष्मा हो गया, इसको आप कह सकते हो द्रव्यमान हो गया। इसको स्पेसिफिक हीट का ढंग से मिला नहीं मुझे कोई वर्ड, ठीक है ना। और ये हो गया तापमान यानी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। क्या भाई पहले टेम्परेचर इतना था, मास वो था, हीट इतनी दी मैंने, भाई पहले इतना मास था उसको मैंने इतनी हीट दी, तो उसके बाद टेम्परेचर इतना चेंज हो गया, ठीक है ना। ये सेंसिबल हीट का फेमस फार्मूला है, ठीक है ना। आप आराम से लिख लिया, मैं आपको वही वही बता रहा हूँ जो काम की चीज़ है। फार्मूला लिख लिया आपने कि भाई इसमें हीट, ये हो गई हीट, ये हो गया मास, ये हो गई स्पेसिफिक हीट और ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अब हटाऊँ, अब देखो ये है लेटेंट हीट का फार्मूला।
उसका होता है Q इक्वल्स टू एम इंटू एल। ये एल होता है एक लेटेंट हीट, ये मास, और ये हो गई हीट। ठीक है, फटाफट के लिए मैं आपको अच्छे से आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक डब्बा लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक पानी लिया, वाटर, ठीक है, और इसमें मैंने लिया दूध, मिल्क। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि क्या हीट, मतलब जो अगर मैं वाटर को हीट दूँ, ठीक है, और एक टेम्परेचर को हीट दूँ, सेम मास, मास बिल्कुल सेम है, ठीक है, और वही सेम टेम्परेचर, जैसे अब मेरी बात सुनो, आपको समझा ही देता हूँ अच्छे से। मास कितना लूँ मैं, बताओ, 1 kg ले लेता हूँ। मास दोनों का है 1 kg, इसका मास भी 1 kg और इसका मास भी 1 kg, ठीक है, सेम मास का है। अब देखो, इसका इनिशियल टेम्परेचर था वो है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी सेम इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसका फाइनल है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका फाइनल है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है, मास भी सेम है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर भी सेम है, तो क्या दोनों की बॉइलिंग पॉइंट बराबर है? नहीं, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट बराबर नहीं है, और उसका रीज़न है स्पेसिफिक हीट। अब समझ में आया? उसका रीज़न है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन अब यहाँ से अपन चालू करेंगे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग होती है, ठीक है ना। जैसे अब पता हो ना कि भाई आपको जैसे आप पता हो हर हर तार का, मतलब हर अलग अलग मटेरियल का, पदार्थ का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अलग अलग होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। उसी तरह हर जो मैटर होता है, मैटर, उसका स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है, ठीक है ना। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पर स्पेसिफिक हीट अच्छे से, एस इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एम और डेल्टा टी। भाई फॉर्मूला पता ना, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो भाई क्या हो गया, एस स्पेसिफिक हीट होती है, आपको बताया था मैंने, एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था पीछे, मास जो है वो 1 kg है, ठीक है ना, और चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ये लगभग बराबर होते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब ये मत बोल देना कैसे बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों में जो टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो लगभग बराबर ही होता है, ठीक है ना। मैं अभी आपको प्रूफ करूँगा थोड़ी देर बाद आगे। तो अभी आपको ध्यान को चलो कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन लगभग कुछ भी लो, दोनों में से सेम है, ठीक है। तो दोनों की जगह 1 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा, एस इक्वल्स टू की आ गया। अब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि जब 1 kg मास को, यानी 1 kg द्रव्यमान को 1 डिग्री तापमान को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है, मतलब 1 किलो मास को उसके साथ में 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए, मतलब मैंने एक मास का टुकड़ा लिया, 1 किलो मास का एक जैसे स्टील ले लिया, और उसके अंदर अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज लाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ गए ना। तो ऐसे कोर्स टू ठीक हो गया, ये तो हीट होती है। तो जो रिक्वायर्ड हीट होगी भाई, जो रिक्वायर्ड हीट होगी, इतना टेम्परेचर, इतना तो हीट चाहिए चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड हीट होगी उसको अपन कहेंगे स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुई डेफिनेशन? नहीं हुई? दोबारा समझूं? देखो, एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है।
और क्या बोला मैंने, मास अगर मैं 1 किलो ले लूँ और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलो ले लिया मैंने, ठीक है, सॉरी 1 केल्विन, यार किलो क्या, 1 केल्विन ले लिया, तो एम भी 1 और डेल चेंज इन टेम्परेचर भी 1, तो क्या है, ऐसे इक्वल्स टू थीटा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 किलो मास के टुकड़े के अंदर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज लाना है, तो उसके लिए जो मुझे रिक्वायर्ड हीट यानी जो मुझे ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, उस ऊष्मा को अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में गया ना भाई, थीटा ऐसे कुछ थीटा हो गया, तो ये थीटा तो अपन को भाई हीट चेंज करने में इसमें चली गई, तो अब भाई वही हीट चेंज करने में कोई वही किसके बराबर है, स्पेसिफिक हीट के, ठीक है ना। तो आई होप अब अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये। और एक चीज़ ध्यान रखना, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और सेल्सियस में बराबर होता है हमेशा, ठीक है ना। फॉर्मूला पढ़े होगा कि C+273, ठीक है ना। तो जितना क्या होता है केल्विन में चेंज आता है उतना ही सेल्सियस में चेंज आता है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। अच्छा, स्पेसिफिक हीट की यूनिट की बात करें, ये आपके 2018 के अंदर जब मैं बैठा था ALP के पेपर में, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि स्पेसिफिक हीट होती है उसकी यूनिट बताओ। तो इसलिए मैं आपको खुद से, जो बंदा एग्ज़ाम में बैठा है वही आपको करा रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो क्या था, मैं आपको पहले फार्मूले से बताता हूँ। फार्मूला था क्या, Q=MS डेल्टा टी, इसको अपन ने चेंज करके लिखा S=Q/M डेल्टा टी। ओके, अब देखो इसके निकालने हैं अपन को, जिसमें Q क्या हो गया, हीट की यूनिट होती है ऐसा यूनिट जूल, मास की क्या होती है kg, और डेल्टा टी यानी सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, लेकिन बेसिकली आपको ऐसा यूनिट केल्विन लेनी होती है, क्योंकि देखो ये तो होता है ना, ये सीजीएस की होती है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली लेनी होती है, कोई कोई बुक वाले होते हैं जो खुरापाती होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा तो केल्विन लिखो, ठीक है ना, लेकिन आपको सॉरी सेल्सियस लिखो, लेकिन आपको केल्विन लेनी है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट केल्विन होती है। तो ये तो हो गई इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। चलें आगे, अब डायमेंशन निकाल लेना यार, मैं कितना डायमेंशन निकलवा दिया साला, मैं सभी मैं करता जाऊँ क्या। इसका मुझे डायमेंशन निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, जो वीडियो पूरा देख रहा है मुझे डायमेंशन निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएगा, मेहनत करती नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब पूरा हीट का जो बेसिक सार था, जो पूरा सार है वो मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कैलोरीमेट्री होता है, कैलोरीमेट्री होता है जो आपको जो कैलोरी मेज़र करने के लिए काम आता है वो कैलोरीमेट्री होता है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री टू सेल्सियस 15.5 डिग्री। अब ढंग से पढ़ना, कल मैंने आपको कैलोरी की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी कैलोरी की डेफिनेशन याद है, जब मैंने अदर यूनिट ऑफ हीट बताई थी, क्या लिखा था जिसमें कि जब 1 ग्राम पानी लेना है, 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज लाना हो, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ाने के लिए चेंज लिख दो, कुछ भी लिख दो, चेंज लाने के, सॉरी अरे यार क्या हो रहा है, चेंज लाने के लिए रिक्वायर्ड हीट, उसको अपन बोलते हैं कैलोरीमेट्री, और ये वही डेफिनेशन है, आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। और इट इज़ ऑल्सो कॉज इंटरनेशनल कैलोरीज, इसको ऐसे भी बोलते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ भी बोलो वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, 1 किलो कैलोरी को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अरे किलो है यार, किलो को 10⁻³ भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलोरीमेट्री बता चुका हूँ। फिर आती है थर्मल कैपेसिटी, कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड थर्मल कैपेसिटी, डेफिनेशंस आती है इनकी छोटी छोटी। तो क्या होता है कि भाई थर्मल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ यूनिट चार्ज ऑफ टेम्परेचर। भाई उसकी भी वही चीज़ है, थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है
एक यूनिट चेंज यानी 8 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है, ठीक है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको अपन कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। भाई अपन कह रहे हैं इतनी देर से कि 1 ग्राम पानी के अंदर जो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो मास और टेम्परेचर का मिक्सचर है, लेकिन इसमें खाली क्या हो रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको अपन कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, ठीक है ना। इसका फॉर्म, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी अपॉन सेल्सियस, ठीक है ना, कैलोरी अपॉन सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट मास ऑफ बॉडी सी इक्वल्स टू एम एस, ठीक है ना, सी इक्वल्स टू एम एस इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो स्पेसिफिक हीट मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो पीछे अच्छे से। अब क्या बताया था आपको मैंने कि देखो टेम्परेचर में तो चेंज आता है, क्या बताया था स्पेसिफिक हीट को, टेम्परेचर में तो चेंज आएगा लेकिन उसके जो मैटर होता है, जो मतलब उसका पदार्थ होता है उसमें चेंज नहीं आएगा। क्या लिखा है, एवरी सब्सटेंस रिक्वायर्ड अ यूनिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर सब्सटेंस को एक यूनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। क्या बताया था आपको, हर मैटर की अलग स्पेसिफिक हीट होती है, वाटर और मिल्क के एग्जांपल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो पर यूनिट ऑफ मास चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री टेम्परेचर, कुछ नहीं है कि भाई टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हर बॉडी के लिए अलग रिक्वायर्ड हीट होती है उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। अच्छा किसके प्रोपोर्शनल से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है भाई। तो क्या होती है, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी थी, तो एम किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, ठीक है ना। और या फिर 10 पर यूनिट मास। अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास तो ऐसे होती है, लेकिन जब अपन रियलिटी में लिखते हैं इसको, क्यू थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम और डेल्टा टी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पर यूनिट मास, ठीक है ना। यूनिट मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली तो हटा दो, समझ में कंफ्यूज हो जाओगे, इतना लिख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट सी जिसको डिनोट करते हैं सब्सटेंस इज मेजर ऑन दिस अमाउंट, भाई यही है भाई फार्मूला, एस इक्वल्स टू एस लिखो चाहे सी लिखो, ठीक है ना। तो या फिर एस इक्वल्स टू सी की अपॉन एम या फिर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा इसकी यूनिट भी लिख रखी है साइड में, ऐसा यूनिट होती है जूल अपॉन के जी डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और सी जी एस होती है कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये इसकी स्पेसिफिक हीट है। एक्चुअल में यहाँ इसको केल्विन करो यार, केल्विन आएगा यहाँ, ठीक है ना ऊपर, क्योंकि सी जी एस में चल रहा है। ओके अब मैं लेटेंट हीट भी आपको अच्छे से बता चुका हूँ, बार बार तो क्या बताऊँ, क्यू इक्वल्स टू एम एल होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा लेटेंट हीट में क्या होता है, जो लेटेंट हीट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ हीट, कोई अमाउंट ऑफ हीट होती है इन यूनिट ऑफ जूल्स और कैलोरी, ठीक है ना, पर यूनिट ऑफ मोल मास ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग स्टेट ऑफ चेंज। अगर भाई जो स्टेट को चेंज कर दे लेकिन टेम्परेचर वही रहे, ठीक है ना, बता रहा हूँ ना कि भाई टेम्परेचर वही ले लेकिन स्टेट को ही चेंज कर दे, अवस्था को चेंज कर दे, उसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। कि इसका फॉर्मूला आपको पता है क्यू इक्वल्स टू एम एल होता है। अच्छा एक ये था आइडियल हीट इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन होती है, हीट तो क्या लिख दिया, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आप सबको पता है, ठीक है ना। जब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा एक इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, आप कभी कभी ये पूछता है जो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि कोई वैल्यू ओवर भाई वेरी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती है, कैसी वैल्यू आती है, तो आपको लिखना होगा पी इक्वल्स टू होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्यों, अच्छा पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर है, वी है वॉल्यूम, ठीक है ना। क्या होता है जब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, पहली बात तो ये। अच्छा कांस्टेंट क्या होता है, जो पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर और टी, ठीक है ना, पी इक्वल्स टू एन आर टी, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल्स होता है एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। किसी भाई आप जो गैस के अंदर भाई किसी एक क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है ना, इसमें जो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। भाई एन क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स कितने के, भाई कितने हैं इसके अंदर, भाई इतने गैस के पार्टिकल कितने हैं पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद आर जो है इसको अपन कहते हैं गैस कांस्टेंट, इसको आप कहेंगे गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी टेम्परेचर सब जानते हैं,
तो ये है, अब गैस कांस्टेंट होता है आर इक्वल्स टू 8.32 जूल पर केजी मोल। अच्छा, ये जो आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक है ना। एन ये हो गया, आर अब जानते टी है, तो इससे कभी कभी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये पी वी को एनआरटी का लफड़ा क्या है, तो भाई क्या है कि ये डिराइव कहाँ से आया था, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन है, किसी कॉम्बिनेशन था भाई, वो 3 साइंटिस्ट थे, वो मेन साइंटिस्ट थे। पूछ लेते हैं भाई किसने डिराइव किया था, तो भाई इन तीनों में से किसी का भी नाम आए तो टिक कर देना, या फिर तीनों भी पूछ सकते हैं। बॉल्स, ठीक है ना, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो, ठीक है ना, ये 3 इनके जो मेन साइंटिस्ट थे, इनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो आप टिक करना, ठीक है ना। तो ये इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सीधे सीधे तो पी वी को एनआरटी निकालने के, वॉल्यूम निकालने के दे देंगे, या फिर भाई आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है भाई, सीधे सीधी है भाई, आपको सबको याद होगा। 11वीं का फॉर्मूला, नहीं 11वीं में था, कब था ये, हाँ 11वीं में था थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। तो भाई सीधी सी बात है, सबको आता ही होगा, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं अपने आगे अगले टॉपिक के लिए। ये है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। क्या भाई, अब क्या आता है, कभी कभी एक कुछ एग्जांपल दे देंगे आपसे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको रेलवेज़ की, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि भैया ये किसकी तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। मैं आपको कल बता ही भी था, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना, कि कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन क्या है ये, ठीक है ना। तो पहले आपको मेन 3 पॉइंट बता दूँ कि होता क्या है हीट ट्रांसफ़र। भाई हीट ट्रांसफ़र 3 तरीके से होती है, कंडक्शन में होती है, कन्वेक्शन में होती है और रेडिएशन में होती है। पर इन दो का तो मुझे पता है, ठीक है ना। अब रेडिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसको तो कहते हैं, देखो इसको तो कहते हैं चालन, ठीक है ना, ये चालक जो भी कहते हैं, चालन कहते हैं शायद, इसको कहते हैं संवहन। अब इसका रेडिएशन का मुझे पता नहीं, ठीक है ना। अच्छा, जो कंडक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है ना, कि कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। देखो ये है कंडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी इज ट्रांसफर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, एनर्जी का मतलब यहाँ पर है हीट से, ऊष्मा, जो हीट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है, आपने एक भगोला लगाया गर्म पे, पतीला भगोला जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है भाई, पहले पहले तो ये भी मेटल गर्म होने लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाएगा। हैंडल गर्म हो गया मतलब आपसे डायरेक्ट हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस जो जो एनर्जाइज्ड पार्टिकल उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, हाथ लग रहा है आपका, नेकेड हाथ, तो उसके अंदर आपका हो जाएगा कंडक्शन, ठीक है। और फिर आता है क्वेश्चन आपके कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, मोशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र एक्चुअली होता क्या है इसमें, कि आप पानी गर्म करते हैं, बाल्टी में रॉड लगाते हैं, ये बाल्टी मैंने बनाई, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या है क्या हो रहा है भैया, आज नज़र लगा रहे हो क्या मुझ पे बैठे बैठे। तो ये आपने बना दी, बाल्टी बना दी, ठीक है, इसमें भी पानी डाल दिया। तो अब डालते हैं तो इसमें आप कभी ये रॉड लगा दी, ठीक है। तो अब कभी कभी देखते हैं इसमें कि भाई कुछ कुछ पानी है ना, ऐसे यूँ ऐसा लगता है इस रॉड के पास से देखना कि ऐसा लगता है कि कभी कुछ ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या अपन, जो रॉड जो है वो पूरी तरह से गर्म होती है, रॉड में से बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इस रॉड के वायर का, तो टेम्परेचर गर्म होता है, तो एकदम से फिर बाहर का जो पानी है उसमें गर्म करता है। तो क्या होता है कि देखो, मैं आपने हीट इसको दी, इसने पानी के क्या किया, नीचे वाले पार्टिकल है उनको गर्म करना चालू किया, ठीक है ना। तो आप भी जानते हैं जो गर्म हवा होती है वो ऊपर ऊपर आती है, कोई भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर आ जाती है ठीक है ना। तो इसमें पानी जो है धीरे धीरे, जो गर्म पानी है वो ऊपर ऊपर आता गया, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आता गया। तो ये देखो, इसमें जो पार्टिकल्स है ना ये रोटेट कर रहे हैं, जो गर्म पानी है वो ऊपर जा रहा है, जो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, जो ठंडा है नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ये रोटेशन मरता रहता है। एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एनर्जी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना, मोशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। और तीसरा आपके पास बचता है रेडिएशन।
अब रेडिएशन में तो कुछ नहीं, इनडायरेक्टली जो हीट होती है, आजकल आप सभी जानते हैं रेडिएशन को, तो कोई भी एग्जांपल दे देगा आपको कि ये आपका इंडक्शन चूल्हा आता है, तो उसमें कुछ नहीं होता, एक इंडक्शन की कॉइल होती है, ठीक है। वो इंडक्शन की कॉइल कुछ नहीं करती, मतलब अंदर ही अंदर इतना उसमें करंट हाई स्पीड से ट्रांसफ़र करता है, मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जो भी आप करंट बोलते हैं, वो इतना तेज़ स्पीड से ट्रांसफ़र करता है कि वो हीट जनरेट करता है। और उस हीट जनरेट को आप उसमें कभी भी देख लो, आप उसमें हाथ लगाएंगे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसका सेम मटेरियल का अगर वो लोहे का आप रखेंगे, जैसे स्टील का आता है शायद, स्टेनलेस स्टील होता है, पता नहीं, मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टेनलेस स्टील ही रखते हैं उसके ऊपर भगोला, ठीक है ना। तो इसमें जब पानी या चाय जो भी होती है वो एकदम से उबलने लग जाती है, ठीक है ना। एनर्जी इज ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ट्रांसफ़र हीट होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसमें, सन टू सन की जो हीट होती है वो अपनी बॉडी पे जो लगती है, ऐसा तो है नहीं कि आप भाई आपको गर्मी लग रही है, आप बाहर जाते हो तो गर्मी लग रही है, ऐसा तो है नहीं कि भैया सूरज मैया आपके पास में आ गया, बोलेगा और भाई क्या हाल चाल है दोस्त, ऐसा तो है नहीं ना। तो सन बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, और आप यहाँ बैठे हैं, तो वो जो हीट, जो उसकी एनर्जी जो आ रही है वो आपके, तो वो हीट के फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना। तो ये थी अपना एक टॉपिक। अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट फार्मूला है। तो क्या होता है इससे, क्या डायरेक्ट फार्मूले से एक क्वेश्चन आता है, वो किसमें, आपके एयरफोर्स वालों के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एक मैंने एक स्टील की रॉड ली, ठीक है। इसका पहले इनिशियल टेम्परेचर T1 था, T0 था, और अभी लेंथ इसकी L0 थी, ठीक है। लेकिन जैसी हीट दी इसको, तो ये सॉलिड एक्सपेंड हो गया थोड़ा, आप सभी जानते हैं हीट देने से सॉलिड एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर T0 के साथ में क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज आ गया, ठीक है ना। टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आया और लेंथ के अंदर भी चेंज आ गया। भाई पहले L0 थी, अब L0 प्लस डेल्टा एल लगी थी, ये डेल्टा एल ही हो गई, और टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी, ठीक है। तो भाई Ti से मतलब कुछ फाइनल टेम्परेचर से, इनिशियल से फाइनल पे टेम्परेचर पहुँच गया, और पहले इनिशियल लेंथ थी लेकिन कुछ चेंज इन लेंथ आ गई, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पूछेगा जो लेंथ इन चेंज इन लेंथ आई, यानी डेल्टा एल, ये कितनी हुई, ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला है, जो चेंज इन लेंथ होता है Li इक्वल्स टू 1 + α∆t, ठीक है ना। अब आप ये कहीं ना कहीं आपको रिलेवेंट लग रहा होगा फार्मूला कहीं, देखो मैं आपको डेराइव तो कर दूँ लेकिन कोई मतलब नहीं डेरिवेशन से, एक डेड पेज का डेरिवेशन है, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनता इसका, ठीक है ना, कि भाई क्या मतलब रहा, यानी इसको डेल्टा या फिर फाइनल लेंथ भी कह सकते हैं। तो फाइनल लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ प्लस 1 + α∆t, ठीक है ना। टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, T2 - T1, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, क्लियर है बात। अब इसमें से क्या पूछते हैं आपसे कि भाई आपको फाइनल दे दिया, फाइनल लेंथ निकालनी है, इनिशियल लेंथ इतनी थी 1 + α∆t। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, इसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, स्टार नोट मार के लिख लीजिएगा, आपको याद हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये फार्मूला दिखता है, ये शायद 11th का फार्मूला है, 12th का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 12th का है ये। तो इसमें आर आर इक्वल्स टू आर एफ इक्वल्स टू R0 1 + α∆t, उसमें ये होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, याद हो तो, और ये चेंज इन टेम्परेचर और ये आर रजिस्टेंस होते हैं, तो उसी का कंसेप्ट पे ये फार्मूला आता है। तो ये दो फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें इसकी यूनिट भी पूछ रखी है मुझे शायद, हाँ इसकी यूनिट पूछी थी, R = R0, ये भी एलपी का पेपर का क्वेश्चन है, मैं आपको आप विथ प्रूफ ला के बताऊँगा, ठीक है ना। वो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा उसका था R = R0 1 + α∆t। अब इसकी निकालो चाहे उसकी यूनिट निकालो, दोनों की सेम आएगी, ठीक है ना। तो आपकी यूनिट पूछी थी अल्फ़ा की, ठीक है ना। तो नहीं, अल्फ़ा की पूछी थी या 10, हाँ अल्फ़ा की पूछी थी शायद। तो देखो लेंथ से लेंथ की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, अल्फ़ा की पूछी थी। देखो तो LF = LI, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 1 + α∆t, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, 1 की भी कोई यूनिट होगी नहीं, और ये लेंथ से लेंथ कट गई। टेम्परेचर की कितनी होती है, केल्विन होती है ना, तो अल्फ़ा की यूनिट आएगी 1/Kelvin, ठीक है ना। और ये पूछा गया और क्या होता है K - 1, ये इसकी यूनिट पूछी गई ऐसी, ठीक है ना।
ये यूनिट बताइए मैंने इसकी, किसकी, अल्फा की, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या फिर सॉलिड एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसा देख न्यूमेरिकल डाला भी है मैंने आगे। ठीक है, ये रैंडम न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ, तो आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है भाई, एक लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज इतना दे रखा है, ये -7 होगा, ठीक है ना, 10⁻⁷ डिग्री अपॉन केल्विन सेल्सियस। इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर एंड एट 10 डिग्री सेल्सियस कॉपर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 80 - 10 यानी 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। सीजीएस में चल रहा है पूरा मामला, देख लेना, ये सेल्सियस, ये सेंटीमीटर, ये वगैरह, ठीक है ना। तो अब देखो, डिटरमाइन द फाइनल लेंथ ऑफ वायर, कि भाई फाइनल लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, मैंने को बताया कि इसी तरह से पूछते हैं। तो एल एफ इक्वल्स टू एल आई 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा दे दिया आपको, चेंज इन टेम्परेचर दे दिया, और आपको इनिशियल लेंथ भी दे रखी होगी 100 सेंटीमीटर। तो क्या फाइनल लेंथ नहीं निकाल सकते, एल एफ इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस अल्फा कितने रहेगा, 167 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और ये डेल्टा टी कितने दे रहेगा, 70। और लो, इससे ज़्यादा आसान तो और क्या होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका शायद फाइनल लेंथ, इसका आंसर आएगा 100.1169 सेंटीमीटर। इतनी मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ चेंज हुई है, ठीक है ना, मतलब 1 मीटर की लेंथ में बदलाव आया है इसका। ठीक है, चलें आगे। अब ये क्या है, कभी कभी क्या बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं एक्चुअल में, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि भैया ये फार्मूला किसका है, ये किसका है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपको सामने अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत नहीं कर दो, ठीक है ना। अब देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देखो जीरोथ लॉ में कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि एक बॉडी है ए, ठीक है ना, और एक बॉडी है बी, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी जैसे टेम्परेचर है, ठीक है ना, आप चाय का कप ले लो, सिंपल सी बात, आपको मैं शायद कल एग्जांपल भी बताया था चाय के कप का, कि भाई अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और आपके कप का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय ठंडी होती है, ना कि बाहर का मौसम गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 80 डिग्री, तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर हमेशा हाई से लो में जाता है, तो इसका टेम्परेचर जब तक इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, ठीक है ना, जब ये 10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा तो उसके बाद हीट का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ये होता है, इसको अपन बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, समझ गए। जब किसी दो बॉडी के अंदर टेम्परेचर बराबर हो जाए तो उसको अपन थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि भैया जब इसका और इसका, ये ए और बी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। पहला लॉ ये कहता है, सिंपल सी बात है भाई, जाहिर सी बात है भाई, ए और बी, ए कुछ टू बी होगा और बी कुछ सी होगा, तो ए कुछ टू सी तो हो गई। अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी देन दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बस ये लॉ है। अब कभी कभी डेफिनेशन में आ जाता है, पूछता है फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, कौन सा लॉ है, आधे को पता ही नहीं है, कन्फ्यूज होता है, पता तो होता है लेकिन पढ़ता ही नहीं है, कि अपन इग्नोर करके चले जाते हैं। इग्नोर नहीं करना, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ना, कभी भूलोगे नहीं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। देखो कुछ नहीं है कि भाई, सिंपल सी बात है, एक कोई सिस्टम है, एक कोई, ठीक है, कोई सिस्टम है, उसको मैंने हीट दी, ठीक है ना, हीट दी इसको, और उस हीट ने क्या दो काम किए, क्या क्या दो काम किए। पहला काम तो इसने किया कि जो इसमें जो हीट दी उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर इंटरनल मतलब जो इनके जो हीट के अंदर जो पार्टिकल्स उसके अंदर इंटरनल एनर्जी आ गई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और दूसरा काम क्या हुआ, और जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई उसने वर्क कर दिया। बस सिंपल सी बात है, ये दो लाइनें स्टेट करती है, ठीक है ना, कि भाई जब मैंने उसको हीट दी, ठीक है ना, तो उस हीट ने क्या किया, पहले तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की, ठीक है ना, और उस इंटरनल एनर्जी ने कुछ काम कर दिया, बस
दिस इज़ द सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल। इससे अच्छा कोई समझाएगा कोई आपको? नहीं ना। अब देखो बता देता हूँ। किसी किसी को मैंने किसी सिस्टम को मैंने हीट दी, ठीक है। और हीट देने के बाद क्या बात, उस सिस्टम ने क्या किया कि भाई कुछ कुछ हीट तो बाहर निकाल दी, और उसमें क्या कुछ मोशन ऑफ पार्टिकल में आ गए, ठीक है। उसमें कुछ ने वर्क डन कर दिया, बस सिंपल सी चीज़ है भाई। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, और इसने क्या किया, डेल्टा यू इक्वल्स टू थीटा माइनस डब्लू। चीज़ तो वही है ना। तो मैं आपको डेफिनेशन इसी तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा भाई, किसी सिस्टम को आपने हीट दी और उसने कुछ ये अपने जो इंटरनल पार्टिकल है उसके अंदर थोड़ा हीट जन मतलब मोशंस लाए, तो भाई वही है ना भाई, वो उसमें इंटरनल एनर्जी आ गई उन पार्टिकल्स में, और वो वर्क डन करने लग गए, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा भाई आपको। इससे ज़्यादा इजी तो अब मैं क्या ही बताऊँ यार। और सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में देखो एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, मैं पहले आपको देसी तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना, वाइल्ड लैंग्वेज में कहता हूँ। ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, ये बॉडी हीट रिलीज़ कर रही है, ठीक है ना। और रिलीज इस हीट को अगर मैं एक इंजन को दूँ, इंजन या किसी बॉडी को दूँ, ठीक है ना, और वो बॉडी अगर वर्क कर ले, क्या बताया मैंने, किसी अदर बॉडी का टेम्परेचर T1 है और उससे मैं हीट दूँ किसी इंजन को और वो इंजन काम कर ले। अच्छा ऐसा भी है, कुछ काम कर ले और कुछ एनर्जी कुछ जो हीट है वापस इजेक्ट कर दे, मतलब एनर्जी वापस इजेक्ट कर दे, ठीक है ना। तो उसका जो एफिशिएंसी होता है इंजन का, वो निकालने के लिए अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। समझ में आ गई ना भाई, दो अलग अलग बॉडीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका सेकंड लॉ कहता है, ये भाई ये इसका सेकंड लॉ टोटल, ठीक है। तो अब सेकंड लॉ में क्या, दो फॉर्मूला आते हैं, इसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। कुछ नहीं होता, एक भाई उसका उसने उसकी जैसे पहले पहले भाई थीटा 2 थी, ठीक है ना, मतलब जो अपना इंजन था उसका थीटा 2, और फिर जो सेकंड वाला आया उसका थीटा 1, ठीक है ना भाई। जो पहले वाले ने कितनी हीट दी और सेकंड वाले ने कितनी हीट काम में ली, वो होता है बस एफिशिएंसी। एक तो और क्या होता है, कभी कभी अगर रिवर्सिबल इंजन वाला आ जाए, बस दो केस बनते हैं, उससे ज़्यादा कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आपको देगा नहीं। एक एक 30 सेकंड में करने वाले ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, अगर किस में होगा, ये केल्विन में होगा, बेसिक यूनिट। बस इससे ज़्यादा वो कभी किसी हालत में नहीं करेगा। T2 T1 क्या हो जाएगा भाई वापस। भाई भाई क्या होता है, अभी तो इंजन ने हीट काम में ली, ये इंजन वर्किंग हीट है काम में ली हुई, लेकिन अगर वापस पूछ ले कि वो रिवर्सिबल इंजन होगा, टेम्परेचर वापस देना चाहे, तो कितना होगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई भी हीट और टेम्परेचर में कभी किसी हालत में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। और जो भी आपको क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको एक बार प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिएगा, और जो भी है आप मुझे कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ एनी क्वेरी, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो at least for my motivations, okay. So God bless you all, this is the end of our video, thank you very much.